सीरीज पे खत्म किया था ना कल, कॉम्प्लेक्स सीरीज पे। तो अब सीरीज के सभी टेस्ट लगेंगे तो सीरीज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन नंबर क्या आएगा मेरा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। 21। तो यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर क्या है, अब मैं इसके अंदर कंपैरिजन टेस्ट यूज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, पहले इसका मोड करूंगा, ये सिखाया था ना, पहले तो इसका मोड करूंगा मैं। अब अगर आप इसका मोड करोगे तो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, ये आईटा के पर एन थीटा है ना जो, ऐसे ही ठीक है, ऊपर 1 आएगा, बाय में एन स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या है, पी टेस्ट से, ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट है ना ये। और ये 1 कैसे आया, ई की पावर आयटा एन थीटा को क्या लिखोगे आप, कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा, ठीक है। इसका मोड का मतलब इसका मोड करोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर करो, कोस स्क्वायर एन थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर एन थीटा, उसके ऊपर रूट लगा दो, ऐसा ही कुछ करते हैं ना। ये क्या होता है मेरा 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बीच में कोई भी एंगल हो 1 देगा और रूट 1 क्या आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। तो यहां पर बी टेस्ट से हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर इसका मोड लगाओगे तो 1 बाय रूट एन आ जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा पी टेस्ट से, ठीक है। इसका कैसे कंपैरिजन करोगे आप, इसका कंपैरिजन करोगे मोड ऑफ आयटा बाय एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय एन, रूट एन है ना ये इससे तो छोटा ही आएगा हमेशा, ठीक है। कोई नंबर है उसका आपने रूट कर दिया, वो उससे तो छोटा ही है और ऊपर 1 बैठा है, ठीक है। और ये जो 23rd क्वेश्चन है, इस पे लिख लो एक बार, रूट टेस्ट इज स्ट्रोंगर देन रेशियो टेस्ट। हमें ये पता है रूट और रेशियो दो है ये टेस्ट, ये क्या करते हैं, एक जैसा ही कुछ बिहेव करते हैं। और दूसरी बात, जहां रेशियो एग्जिस्ट कर जाती है वो रूट वाले के इक्वल भी हो जाती है, ये लिख रखा है ना पहले हमने। और अब यहां क्या कह रहा हूं मैं, जो रूट टेस्ट होता है वो क्या है, स्ट्रोंगर है रेशियो टेस्ट से, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको कहीं दोनों टेस्ट लगते नजर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, रूट टेस्ट को प्रेफरेंस दोगे रेशियो के मुकाबले, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो आप पहले तो रेशियो टेस्ट लगाओ, इसके अंदर आप रेशियो टेस्ट लगाओगे तो ये कुछ ऐसा है भाई, माइनस एन ऊपर ही है ये, ठीक है। इसके अंदर आप रेशियो टेस्ट लगाओगे तो क्या आएगा, 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर माइनस 1 की पावर n माइनस n, ऐसा कुछ आएगा। बेसिकली क्या करेगा, अब ये -1 होने की वजह से ये ओड और इवन पे डिपेंडेंट हो जाएगा, ये बताइए समझ में। an प्लस 1 बाय an जो किया है मैंने, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी करूंगा यहाँ पे, ओड के लिए तो अलग वैल्यू देगा कुछ और इवन के लिए अलग वैल्यू देगा। तो ये तो क्या है, चेक क्या करना था मुझे, ये ऐसा चेक करते हैं ना हम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाय an लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1, ये चेक करते हैं ना।
अब अगर ये अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 बता ही नहीं सकते ना, ठीक है। और सुप्रीमम भी करोगे अलग अलग देगा, एक बार बड़ी दे देगा, एक बार छोटी। चेक करना ये ओड पे क्या दे रहा है और इवन पे क्या है। तो ये तो क्या है, रिलायबल नहीं है ना इतना। लेकिन अगर आप यहां पर रेशियो टेस्ट लगाओगे, रेशियो टेस्ट लगाओगे तो कैसे करोगे, 2 रेज़ टू द पावर -1 पूरे की पावर 1/n, ऐसा कुछ करोगे आप। पूरे की पावर 1/n जब आप करोगे तो अंदर क्या आएगा भाई, 2 की पावर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपस में, ऐसा कुछ आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसके अंदर -1 की पावर n ओड हो या इवन हो, ये पूरा तो मेरा 0 ही आएगा। ये बात आई समझ में, ये पोर्शन 0 आएगा इन्फिनिटी के ऊपर, बेशक n इवन हो या ओड हो। अगर इवन होगा तो 1/n हो जाएगा, ओड होगा तो -1/n हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 0 ही आनी है मेरी, ठीक है। टोटल क्या आएगा फिर, ये 2 की पावर, ये -1 रह जाएगा ना बस, मल्टीप्लाई -1 1/2, ये लेस देन 1 है मेरा। लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट आती है सीरीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये कन्वर्जेंट रेशियो रूट टेस्ट से इसमें देखो वो कर लिया ना, पता चल गया ना रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट से स्ट्रॉन्गर क्यों है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसके अंदर, तो z क्या है, कहीं से भी आ सकता है अब z। अगर मैं मान लूं कि z की जो मोड ऑफ z लेस देन 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है मेरी, इसको मैं Zn मानता हूं, तो लेस देन 1 होने के बाद ये Zn कन्वर्ज नहीं करेगी 0 के ऊपर, नहीं करेगी ना, ये नहीं करेगी तो एक नेसेसरी कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी यहाँ पे, ये बताइए समझ। अगर मैं मोड Z को = 1 मानता हूं तो भी ये सीक्वेंस 0 के ऊपर कन्वर्ज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 बनता जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये भी कन्वर्ज, ये 1/2 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूं कि मोड Z लेस देन ए ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, तो क्या कह सकता हूं मैं कि 1/z की पावर n प्लस 1, इसमें आप क्या करोगे, जीरो पे तो चला जाएगा, ये एक नेसेसरी कंडीशन तो क्या कर दी इसने, सेटिस्फाई कर दी एक नेसेसरी कंडीशन। और इसके बाद अगर आप इसको किससे कंपैरिजन करोगे, आप एक अलग मान लेता हूं मैं, ये देखो, ये bn मान ली मैंने, ये an मान ली, इतना समझ में आया। 3 केस बनाए ना इसके अंदर, ये लिख लिया होगा। ये bn और an मान ली, तो लिमिट an बाय bn चेक करता हूं मैं, ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/zn प्लस 1 इंटू z की पावर n, यही आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना ये। अब क्या आएगी, इसकी लिमिट की वैल्यू आ गई 1, दोनों जगह z की पावर n से डिवाइड कर दिया, ये 0 1 1, ठीक है। 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है 1, नॉट इक्वल टू इंफिनिटी है, तो ये क्या करेंगे, सारे काम साथ साथ करेंगे ना। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट होता है। इस तरीके की सीरीज की थी ना हमने पहले, 1/z की पावर n जियोमेट्रिक सीरीज बन गई मेरी। अगर z 1 से बड़ा है मॉडुलस z का, तो मोड ऑफ z 1/z क्या आएगा, मोड ऑफ 1/z भी ग्रेटर देन ही आएगा,
यहाँ 1/z की पावर n, तो ये तो क्या बन गई, जियोमेट्रिक सीरीज बन गई मेरी, 1/2 की पावर n, 1/3 की पावर n पूरे की, 1/4 की पावर n, तो वो तो कन्वर्जेंट होती है। किस पे कन्वर्जेंट है वो भी निकाल सकता हूँ तो मैं, a/1 - r करके, ठीक है। लेकिन ये लेस देन 1 होता तो दिक्कत हो जाती ना, लेस देन 1 होता तो ऊपर चला जाता है, लेस देन 1 होता अगर तो 1/z जो है मेरा, अगर ये z लेस देन 1 है तो इसको मैं 1 समथिंग में लिख सकता हूँ ना, ये बात आई समझ में। अगर कोई क्वांटिटी एक से छोटी है, एक का कुछ ना कुछ भाग होगी, 1 समथिंग में लिखोगे, वो समथिंग ऊपर चला जाएगा तो डाइवर्जेंट दे देगा सीरीज, ठीक है। ये भी कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये z ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब z लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट, डायरेक्ट नेसेसरी कंडीशन फेल। z इज इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट, नेसेसरी कंडीशन फेल। z ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको मैं an मानूंगा, इसको bn, और मेरा टेस्ट लगा दूंगा यहां पर, ठीक है। ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, ठीक है। सेम ही काम कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 25, इसमें क्या दे रखा है, आयटा की पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर। क्वेश्चन 26, इसमें दे रखा है 1 प्लस आयटा रेज़ टू द पावर n डिवाइडेड बाई n। ये देखो इसके अंदर क्या है भाई, ये है, इसका मोड करोगे तो भी 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये पढ़ रखा हमने मोड z की पावर, ये z की पावर n का मोड करो या मोड z की पावर n करो, एक ही बात है ना ये। अब इसमें क्या करोगे आप, इसका मोड करो तो बनाएगा 1/n² आएगा, वो इससे छोटा होगा, या फिर p टेस्ट से आप इसको कन्वर्जेंट बोल दोगे, ठीक है। यहां भी क्या करोगे, लेस देन आएगा, ये ग्रेटर देन आएगा, ऐसा कुछ आएगा भी, ये है ग्रेटर देन 1/n, क्योंकि ऊपर 2 आ जाएगा, है ना, ऊपर 2 आएगा तो ये ग्रेटर देन 1/n, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है। ये देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें जो फैक्टोरियल वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम रेशियो टेस्ट लगा देते हैं ना, हमारा रेशियो टेस्ट लगा के सोल्व करने की कोशिश करना, ये SW है, ठीक है। रेशियो टेस्ट लगा के सोल्व करने की कोशिश करना क्या है, बस जो भी टेस्ट लगाओ मोड लगा देना, ठीक है, ऊपर वाले का मॉडुलस निकाल लेना टेस्ट लगाने से पहले, इतना ही करना आपको, ठीक है। अब आते हैं आगे पावर सीरीज के ऊपर। पावर सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका क्वेश्चन हर बार देखा गया है, मैक्सिमम टाइम एक ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, यहां से नहीं तो रियल में से आ जाएगा, रियल में नहीं तो कॉम्प्लेक्स में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पावर सीरीज का क्या होगा, पहले लिख रखी है ना हमने पावर सीरीज भी, द सीरीज an इंटू, अब यहां क्या होगा, z माइनस z0 की पावर n, ये z0 क्या हो जाएगा, बस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, पहले ये रियल नंबर था, इज कॉल्ड, इज नोन एज पावर सीरीज विद सेंटर एट z0, ठीक है। और ये पावर सीरीज है तो इसका क्या होगा, मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा इसका कुछ ना कुछ, ठीक है। एग्जांपल लिख लो इसके।
अगर ये z की पावर n zn बाई n फैक्टोरियल इस टाइप से हो सकता है नहीं, ये z माइनस 3 प्लस आइटा पूरी की पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ z नॉट की वैल्यू 3 प्लस आइटा होगी और an की 1 बाई n स्क्वायर। ठीक है, सेंटर क्या है यहाँ पे, 3 प्लस आइटा है ना सेंटर यहाँ पे। नोट लिखो। अब जो पहले काम किया था हमने वो सेम ही काम करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ काम कैसे करेंगे। अब ये z माइनस जेड नोट जो है ये आपको रिमाइंड नहीं कर रहा सर्कल की इक्वेशन को, जो सर्कल की इक्वेशन की थी हमने इसी टाइप से तो की थी वो, है ना। उसमें क्या था, z फिक्स ही है, यहाँ पे भी 0 है 3 प्लस आइटा है, इस टाइप का ही तो है। तो सर्कल की इक्वेशन की थी, अगर मैं अब बोल दूं यहां पे कि इफ an z माइनस जेड नोट की पावर n इज कन्वर्जेंट एट z नोट, या फिर किसी और पे करेंगे, जेड एन ले लेते हैं पहले, फिर बाद में हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, किसी और सेंटर के बारे में। अगर मैं मान लूं ये है मेरे पास पावर सीरीज और ये इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब 0 तो सेंटर है इस सीरीज का, 0 सेंटर है ना इसका, और z नोट तक ये कन्वर्जेंट है, इस हिस्से में तो कन्वर्जेंट पक्का होगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा मेरा, मोड z नोट तक मैं जाऊंगा, यहां तक तो पक्का कन्वर्जेंट है ये। ठीक है, यहां तक कन्वर्जेंट है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इससे छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहती है, जहां तक रेडियस है उसके अंदर का हिस्सा तो कन्वर्जेंस वाले एरिया में आ जाएगा ना। जैसे रियल में करते थे हम, अगर रेडियस किसी ने ये बता दी r है तो ये r माइनस r, इसके अंदर का हिस्सा तो क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई अब ये कहते कि रेडियस तो मुझे पता नहीं, रियल की बात हो रही है, ये रेडियस नहीं पता मुझे, लेकिन यहां तक ये कन्वर्जेंट है, पक्की बात है। ठीक है, अगर यहां तक बोल देगा तो इसका मतलब भाई रेडियस इससे छोटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि रेडियस के बाहर तो डाइवर्जेंट होता है, रेडियस या तो यही हो सकती है या इससे थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, तो अब यहां क्या कहूंगा मैं, जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरी आएगी r o c, इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी लिखवाएंगे r o c ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ z। ठीक है, ये बताइए समझ में। इसी तरीके से अगर ये डाइवर्जेंट हो जाए, इफ डाइवर्जेंट एट z नोट, डाइवर्जेंट होते ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन इक्वल टू मोड z नोट। अगर यहां डाइवर्जेंट बता दिया ना मैंने, तो क्या कहोगे कि इसके बाहर तो हो ही नहीं सकती रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, आई बात समझ में, इसके अंदर ही होगी, कुछ होगी तो। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बाद कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहां पे डाइवर्ज हो, है ना। डाइवर्जेंस वाले पॉइंट तो सारे बाहर थे इसके, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर होगा। अगर मैं बोल देता हूं कि इस पॉइंट पे डाइवर्ज करती है, यहां पे इन पे सभी पे डाइवर्ज करती है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऊपर थोड़ी जा सकती है, इसकी नीचे तक रहेगी कुछ, या फिर इसके बिल्कुल पास पास रहेगी, ऐसा कुछ होगा ना। इसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो किस टाइप से करेंगे वो देख लेते हैं। ये लिख लिया पूरा, यहां पे क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन नहीं किया मैंने, पहले ही यूज कर लिया, क्योंकि पहले आपको पता था थोड़ा बहुत रियल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, यहां भी क्या है, ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, बस काम काम की चीज लिखेंगे हम। तीसरे में लिखो, इफ देयर एग्जिस्ट आर सच दैट
अगर कोई ऐसा आर है मेरे पास, ऐसा कोई रियल नंबर है कि आर के ये है ना कुछ सच दैट ये आर है मेरे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस, इसके अंदर मेरी पावर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। ऐसा आर मिल गया मुझे, इसके अंदर तो पावर सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर है एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट, या फिर सिर्फ डाइवर्जेंट बोल दो बेशक। और जो यहां है बाउंड्री के ऊपर कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, ठीक है। अगर ऐसा आर मिले मुझे जो इस सर्कल का, इस डिस्क का रेडियस हो, ठीक है, और ये डिस्क किस तरीके से बिहेव करे कि अंदर के सारे पॉइंट्स के ऊपर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। बाउंड्री पर कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, वो हम चेक कर लेंगे। और बाहर डाइवर्जेंट है तो ये आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। देन और ये सेंटर जो है ये कुछ भी हो सकता है ना। अब यहां मैं 0 0 लेके चल रहा हूं तो पावर सीरीज 0 सेंटर वाली लिख दूंगा, सेंटर अलग होगा तो दूसरी पावर सीरीज लिख देंगे हम, ठीक है। देन रेडियस आर विल बी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए एन जेड एन, ठीक है। ये बात आई समझ में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में बोलूं, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा हमारा। अब वो क्या आ सकता है भाई, मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर, ये बोल सकता हूं मैं, मोड जेड लेस देन इक्वल टू आर। ये क्या है, किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 के ऊपर है और रेडियस क्या है आर, ठीक है। इसको कहना और इसकी बाउंड्री समेत अंदर के पॉइंट ले लेना, एक ही बात है ना। या तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा, ये कब होगा, जब बाउंड्री पे भी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। या क्या होगा भाई, मोड जेड लेस देन आर। ये बात समझ में आई तो बताओ, ठीक है। इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस या तो सर्कल के अंदर का हिस्सा होगा या फिर बाउंड्री समेत आ जाएगा, इसके बाहर तो डाइवर्ज ही करेगी मेरी सीरीज, ठीक है। और आर को कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड आर, हाउ टू फाइंड आर के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो वो सेम an प्लस 1 बाई an लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका सुप्रीमम इज इक्वल टू 1 बाई आर। दूसरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ an की बार 1 बाई n का मोड इज इक्वल टू 1 बाई आर। इसमें भी क्या है, लिमिट सुपीरियर, ठीक है। ये तो निकालना पहले ही आता ना हमें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये रिकॉल हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये जो पूरा लिख रखा है ये समझ में आया तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। मिटो तो ये
ये क्वेश्चन नंबर क्या था ये 28 29 30 31 32 ये क्वेश्चन देखो z की पावर n। इस क्वेश्चन को इसको सबसे पहले तो कंपेयर करो पावर सीरीज से। कंपेयर करते ही आप क्या पाओगे, an z की पावर n होता है ना सेंटर जीरो वाले पे, an की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो रेडियस भी क्या आ जाएगी 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ चुकी है हमारी 1। अब डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा बाउंड्री के ऊपर, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। और बाउंड्री के पॉइंट आप कैसे निकालोगे, इसमें मैं यूज करूंगा z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू r इंटू ई की पावर आयटा थीटा। मोड तो नहीं आएगा, ऐसी ये वाली डेफिनेशन यूज कर लूंगा मैं किसकी, सर्कल की इक्वेशन की। ठीक है, ये डेफिनेशन भी लिखवाई थी ना कल, z इज इक्वल टू r ई की पावर आयटा थीटा। सेंटर z नोट है तो माइनस जेड नोट लिख दूंगा, सेंटर जीरो है तो डायरेक्ट ऐसे करूंगा। r क्या होता है रेडियस, और रेडियस क्या है मेरे पास यहाँ पे 4 बाउंड्री लिख लो, 4 बाउंड्री z इज इक्वल टू 1 इंटू ई रेज टू द पावर आयटा थीटा। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 1। ठीक है, z माइनस जेड नोट कर दोगे तो सेंटर जेड नोट आ जाएगा, r की जगह कुछ और पुट करोगे तो सेंटर वो आ जाएगा। सर्कल पे पूरे पे ही बाउंड्रीज के ऊपर ये पॉइंट आएंगे मेरे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के। इनको पुट कर लो आप इक्वेशन के अंदर। an की वैल्यू 1 है, 1 इंटू ई की पावर आयटा थीटा पूरे की पावर n। ठीक है, इसके बारे में बताओ, ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है? कैसे? अच्छा 1/n कर देंगे ना? कोई भी सीरीज है मेरे पास, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इसकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ये 1 पे जा रहा है तो वही। अगर आप इसका मोड करोगे तो किस पे जाएगा, ये e की पावर आयटा n थीटा, तो 1 पे जाएगा ना इसका मोड करोगे तो। ये बात समझ में आई? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कैसे हो जाएगा ये, अगर आप इसका मोड करते हो e की पावर आयटा n थीटा का, तो ये आएगा समीशन ऑफ ये रूट ऑफ कोस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। ये स्क्वायर भी आएगा, बल्कि मोड कर देंगे, स्क्वायर भी तो आएगा मोड करोगे तो, प्लस करोगे तो 1 आएगा, अंदर 1 ही बैठा है बस ये। और ये तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, फिर नेसेसरी कंडीशन फेल करगी। आप ये पहले ही ध्यान रख लो, अब इसका मोड करते ही 1 आएगा मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो है क्या है भाई 1, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, जो मोड z लेस देन 1, सेंटर 0 और रेडियस 1 से छोटा। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इसका कुछ इस टाइप का नजर आएगा मुझे, एक रेडियस की सर्कल, उसके अंदर का सारा हिस्सा। ठीक है, बाउंड्री को हम इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बाउंड्री पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है ये सीरीज। ये बात आई समझ में? दूसरे के अंदर देखेंगे हम, ये an इसमें दे रखा है 1/n²। ठीक है, अब आप निकालिए इसकी, कैसे निकालोगे इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, या तो रेशियो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या रूट वाला। इसके अंदर रूट वाला फॉर्मूला जब लगाओगे आप, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी 1। ठीक है, रूट वाला फॉर्मूला क्या कहता है, 1/n² की पावर 1/n पूरे का स्क्वायर, और ये 1 होती है तो 1/1 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बताइए समझ में? इसके बाद डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए यही बनेगी सेम,
इसके अलावा कोई दूसरी थोड़ी सर्कल बनेगी। रेडियस 1 है, सेंटर 0 है, सेम सर्कल बनेगी, इसके अंदर पुट कर दो आप सेम। पुट करोगे तो ऊपर तो मोड बना जाएगा बाय में n स्क्वायर, और ये क्या करेंगे हम, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगी तो इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा 1, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा मोड z लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात समझ में आई। जब मैं इसका डोमेन में ये बाउंड्री के ऊपर चेक करूंगा, 4 बाउंड्री, z को क्या लूंगा, e रेज टू द पावर आइटा थीटा। ठीक है, आइटा थीटा लेते ही यहां पुट कर दोगे आप, यहां आएगा समीशन ऑफ e आइटा थीटा पूरी पावर n बाय n स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 1 बाय n स्क्वायर आ जाएगा, और p टेस्ट से ये मेरा कन्वर्जेंट है सीरीज। ठीक है, आगे चलोगे आप तो इसके बारे में बताओ क्या करेंगे। इसमें भी क्या है, an तो मेरी 1 है ना। ये इस टाइप की सीरीज है कोई कि z की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है 0, प्लस z की पावर 1 का कोफिशिएंट भी 0, प्लस z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर उसके बाद 0 इंटू जेड क्यूब प्लस 1 इंटू जेड की पावर 4, ऐसे कुछ चलती जा रही है सीरीज। ठीक है, ऐसे सीरीज बोल सकता हूं इसको मैं। ये जो है ये यही तो है कुछ। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4, जेड की पावर 6, जेड की पावर 8, बाकी सारे 0 होते जाएंगे। ये काम सेम किया था हमने जब रियल में किए थे सीरीज। तो an तो 1 रहेगी या 0 रहेगी। ठीक है, और अगर आप इसकी रेडियस निकालोगे तो 1 तो क्या है, बड़ा है ना, लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट लेते हैं हम, 1 आ जाएगी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और जब e की पावर आइटा थीटा पुट करोगे आप तो क्या आएगा अपने पास, रेडियस तो 1 आ गई वही इसकी, और बाउंड्री के ऊपर z को क्या पुट करोगे, 1 इंटू e की पावर आइटा थीटा, ये पुट करोगे ना। सेंटर 0 है, रेडियस 1 है। ठीक है, तो समीशन ऑफ e रेज टू द पावर आइटा थीटा की पावर 2n लिख दो, 4n लिख दो, कुछ भी लिख दो, आप तो मोड करोगे बनाएगा, पहली नेसेसरी कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, मोड zn 0 पे नहीं जा रहा, तो इसकी भी यहां रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया मोड z लेस देन 1। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम 30th के बारे में। ये लिख लो पहले, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताओ क्या आएगी, इन्फिनिटी आ गई ना इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, पहले भी निकाला हुआ है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब एवरीवेयर कन्वर्जेंट, एवरीवेयर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, आएगा समझ में। इसके बारे में सोचो क्या है ये, इस पे भी क्या लगाओगे आप, डायरेक्ट ही रूट टेस्ट लगा दोगे ना, n से n गायब भी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बात आई समझ में, n से n गायब हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी ROC इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसमें बताओ अब मैं सर्कल की क्या इक्वेशन हो गई, सेंटर किस पे है 0 पे, z माइनस 0 z, रेडियस क्या है 1/2, e की पावर आइटा थीटा, 4 बाउंड्री। बाउंड्री पे चेक करने के लिए मैं इस इक्वेशन का सहारा लूंगा। ठीक है, जब ये इक्वेशन मैं किसके अंदर पुट करूंगा, इसके अंदर, सीरीज के अंदर, सबमिशन 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 1/2 पूरे की पावर n, e की पावर आइटा थीटा पूरे की पावर n, ऐसा कुछ दिखेगा मुझे। ठीक है, ये तो कैंसिल कर देगा इसको,
n पूरे की पावर n है ना, अंदर भी 1 की पावर n बाई 2 की पावर n। दोबारा ये किस तरीके का दिख गया मेरे को, उस तरीके का ही दिख गया, 2n पावर थी, यहाँ n पावर है, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन फेल कर गया। इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी 1/2, और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी मोड z लेस देन 1/2। ये बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे कर लोगे ना आप क्वेश्चन पावर सीरीज। क्या क्वेश्चन नंबर था? 33। आएगा क्या 33? ये घर से करके लाना, सेम टू सेम है ना, ये तो 2 की पावर n जैसा ही है। नीचे क्या है, अब किस तरीके की ही सीक्वेंस दे दो मुझे, सीक्वेंस दे दी तो दो ही चीज तो चेक करनी है मुझे, या तो an प्लस 1/an करूंगा या an की पावर 1/n करूंगा, कुछ भी देते रहो, ठीक है, अपने हिसाब से काम करेंगे हम तो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जब आप 34th में निकालोगे तो क्या करोगे, an प्लस 1/an ये आएगा 3 raised to the power n plus 1 divided by 4 raised to the power n plus 1 plus 5 की पावर n plus 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 4n plus 5n divided by 3, ऐसा कुछ आएगा मेरे पास, ठीक है। इसको क्या सॉल्व करोगे आप, ये 3 मल्टीप्लाई में लिख दो क्या इसकी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर आएगा 4n plus 5 raised to the power n divided by 4 की पावर n into 4 plus 5 की पावर n into 5, और ये 3 तो चलेगा साथ में, है ना। अब सिर्फ इसकी तो लिमिट निकालनी है मुझे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इस टाइप की एक्सप्रेशन हो हमारे पास, क्या करते हैं हम, डोमिनेटिंग से डिवाइड कर देंगे इसको, डोमिनेटिंग 5 की पावर n है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आएगा वही 4/5 की पावर n प्लस 5/5 की पावर n इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 4/5 की पावर n इंटू 4 प्लस 5/5 की पावर n इंटू 5, ये आएगा क्या मेरा, ये लेस देन 1 है, पावर इंफिनिटी 0, ये भी लेस देन 1 है, पावर इंफिनिटी 0, 1 की पावर n 1, 1 की पावर n 1, ये आ गया हमारा 3/5, ठीक है। ये बात समझ में आई है तो बताओ। 3/5 आने के बाद इसको मैं 1/r लिख दूंगा, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मेरा आ जाएगा 5/3, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहां आ चुका है। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बाउंड्री के पॉइंट्स के ऊपर चेक करूंगा अब मैं, ठीक है। क्या हुआ है मेरा, ये आ गया है कि सेंटर्स 0 से लेकर रेडियस 5/3 तक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, 5/3 के बाहर डाइवर्जेंट है, ये है 5/3, ठीक है। लेकिन बाउंड्री के ऊपर चेक करना है मुझे, ठीक है। इसकी बात आप फिर बताओ, क्या इसकी इक्वेशन बनेगी सर्कल की, r को रिप्लेस क्या कर देगा 5/3, z इज इक्वल टू 5/3 e की पावर आयटा थीटा, ये आ जाएगी।
ये आप इसके अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करते ही आपको क्या मिलेगा, 3n डिवाइडेड बाई 4n प्लस 5n समेशन है 5/3n मिलेगा और इंटू e की पावर आयटा n थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा मुझे। अब यहां क्या करोगे, 3n तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, ये इससे कैंसिल 5n/4n प्लस 5n इस टाइप का मिलेगा मुझे। अब मैं डिवाइड कर देता हूं 5 की पावर n से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो ऊपर बचेगा 1/4/5 की पावर n प्लस 1, और ये नेसेसरी कंडीशन फेल कर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि Zn goes to 0 if and only if mod Zn goes to 0। ये देखा था ना हमने, mod Zn लोगे ये तो 1 आ जाएगा, ये दोबारा 1 आ जाएगा, 0 पे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब इस पे आप लगा दो e की पावर n इंफिनिटी, मोड लगा के लगाओगे तो ये तो 0 बन जाएगा ना, 1 पे जाएगा, और ये तो करते आए हैं हम पहले से। थर्टी फिफ्थ, ये नोट कर लिया ना। थर्टी फिफ्थ में क्या है, अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना तो कोई बड़ी बात रही नहीं ना हमारे लिए, पहले भी बड़ी बात नहीं थी, अब भी बड़ी बात नहीं है, बस क्या है नई चीज, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ चुकी है। इसका डोमेन क्या आया भाई हमारा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस लेस देन 5/3। ठीक है, इसका बताओ कि कैसे निकालोगे, इसमें भी आप दोनों ही काम कर सकते हो, रेशियो टेस्ट लगाओ या रूट लगाओ, 1 आएगी इसकी, है ना। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गई 1, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में z इज इक्वल टू e की पावर आयटा n थीटा पुट कर दोगे, और यहां जो n स्क्वायर बैठा है ये खुद ही इंफिनिटी पे भेज देगा। ठीक है, वो तो 1 पे जाएगा कोई बात नहीं, ये तो इंफिनिटी पे भेज देगा, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस मोड z लेस देन 1। ठीक है, यूनिट डिस्क के अंदर का हिस्सा आ गया सारा ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये एनबीएचएम 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनबीएचएम का भी एग्जाम होता है ना, ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है ये भी एक, ये इसका बताओ, इसके बारे में क्या करोगे, इसमें भी क्या लगाऊंगा आप, ये बताओ, रूट लगाऊंगा या रेशो लगाऊंगा, बस इतना बता दो। रूट टेस्ट लगाऊंगा, ऊपर 1 नीचे 3, 1/3 आ जाएगा, 1/3 का उल्टा करूंगा तो 3 आ जाएगा, और ये मेरा ठीक हो जाएगा। सिर्फ कंफ्यूजन क्या था, बच्चा बस क्या स्टूडेंट रेसिप्रोकल करना भूल सकता है बस, और इससे ज्यादा बड़ी गलती इस क्वेश्चन में होने की कोई आशंका है नहीं। ठीक है, गेट 2007 में आया क्वेश्चन है ये, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी पावर सीरीज समझ में आ गई। ठीक है, इसमें लिख रखा है, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, वो इसी का थोड़ा एडवांस पार्ट है, an zn क्या है, इज कन्वर्जेंट एट z इज इक्वल टू 3 + 4 आइटा, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इज, पहला ऑप्शन है r, इसको r ब्रैकेट में कर लो, r है लेस देन इक्वल टू 5, दूसरा ऑप्शन है r ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तीसरा ऑप्शन है r लेस देन 5, r ग्रेटर देन 5। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रखी है, इसके ऊपर कन्वर्जेंट है, ये पक्की बात है भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब z का सेंटर तो 0 ही है, सेंटर तो 0 ही है ना, और इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट है, ये कहां होगा पॉइंट बताओ पहले तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, यहां मान लेता हूं मैं इसको, तो यहां कन्वर्जेंट है, तो इस सर्कल के अंदर कन्वर्जेंट होना पक्की बात है। ठीक है, इसका मतलब अगर रेडियस मिलेगी मुझे तो वो क्या मिलेगी, इससे बड़ी या बराबर। ठीक है,
इससे छोटी रेडियस मिलने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो मेरा, इसमें क्या है, दो सीरीज दे रखी है ना ये, इनका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालो। क्या आएगा दोनों का? 1 आएगा क्या दोनों का? इसका मतलब दोनों का इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये तो है ही है। बाउंड्री की कोई दिक्कत हो सकती है, बस अंदर वाला हिस्सा तो आएगा। और अब देखना क्या है, बोथ कन्वर्ज ऑन दिस, इसका मतलब एक के ऊपर दोनों कन्वर्ज करेंगे। ये तो सरासर गलत है बात। पी टेस्ट क्या कहता है, ये गलत है, है ना। पी टेस्ट क्या कहेगा, 1/n का मतलब 1/n, पी टेस्ट से ये डाइवर्जेंट, ये भी डाइवर्जेंट, पावर 1 से छोटी है। इसको मैं कर दूंगा कैंसिल बिठते ही। ठीक है, इसको भी कर दूंगा एग्जैक्टली 1 को भी। ठीक है, -1 पे चेक करोगे, -1 पे क्या हो गया, लेबनीज टेस्ट लगाने के लायक बन गया मैं। ठीक है, तो ये दोनों पे कन्वर्ज कर जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन देखो, ये भी क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ 4 raised to the power summation -1 की पावर n into n into z की पावर 2n is, पहला है 1/4, दूसरा है 4, तीसरा है 2, चौथा है 1/2। हो सकता है ये उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने बना लिए इसके 4 ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया वो क्वेश्चन हो सकता है, इसके ऑप्शन नहीं थे। तो इसमें देखो क्या करोगे आप, जब मैंने ये रियल के अंदर करवाई थी सीरीज, तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आया था, x की पावर 2n वाला आया था, इसकी पावर भी क्या पुट करी थी मैंने, 1/2n पुट करी थी ना। ये बात आई, रिकॉल होगी ना ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे a 2n बोल दूंगा, क्या है 4 raised to the power -1 की पावर n into n। ठीक है, तो a 2n की पावर 1/2n कर दूंगा, वो क्या आएगी, पूरे की पावर 1/2n। n से n कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, 4 -1 की पावर n into 1/2, ये बच जाएगा मेरे पास, है ना। देखो ये समझ में आएगा, तो ये बच जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, 4 की पावर 1/2 पूरे की पावर -1 की पावर n, ऐसा कुछ होगा क्या। अब 4 की पावर 1/2 क्या होता है भाई, 2 की पावर -1 की पावर n। अब इसमें क्या रहेगा मेरा, n इवन हो सकता है और n ओड हो सकता है। ठीक है, इवन होगा, इसमें -2 नहीं लेऊंगा ना मैं, ये तो बात मेरी अंडरस्टूड है ना। ठीक है, या तो 2 हो सकता है या 1/2। तो ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट चल रही है साथ ही साथ, ये है या तो 2 या 1/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या। इसका लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट उठाता हूं मैं, लार्जेस्ट कौन सा है भाई, 2। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 को लिखूंगा 1/r, r की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, फोर्थ ठीक हो जाएगा, ये सभी गलत हो जाएंगे। -1 की पावर n इस पे नहीं लगेगा, 1/2n, ये सिर्फ साइड मल्टीप्लाई वाले n पे लगेगा। क्या -1 की पावर n पे, जैसे -1 की पावर n को भी डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड बाय 2n नहीं करेगा। तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं ना। ठीक 3 × 4 के बटे में 5 करो आप, तो 3 के बटे में 5 करो और अपना काम खत्म करो। प्लस होता तो दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 40। 40। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। इसमें क्या है, इफ पावर सीरीज an इंटू जेड प्लस 3 माइनस आइटा की पावर n कन्वर्जेज एट 5 आइटा एंड डाइवर्जेज एट -3 आइटा, देन पावर सीरीज, पहला ऑप्शन है कन्वर्जेस एट -2 प्लस 5 आइटा एंड डाइवर्जेस एट 2 माइनस 3 आइटा। दूसरा क्या है, कन्वर्ज तो करती है 2 माइनस 3 आइटा पे और डाइवर्ज करती है -2 प्लस 5 आइटा के ऊपर। तीसरा ऑप्शन है बोथ पे कन्वर्ज ऑन बोथ, और चौथा है डाइवर्ज ऑन बोथ। पूरा नहीं लिख रहा मैं, ये अंडरस्टूड है ना, ये और ये इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। ये घर से करके लाना, ठीक है, सेम तरीके से होगा। इसमें क्या है, एक चीज एस्टेब्लिश्ड है हमारी, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r है, ठीक है, और कोई पॉइंट मेरा अगर मुझे इसके अंदर मिल जाता है, r के अंदर, इसका मतलब किसी पॉइंट पे सीरीज कन्वर्ज कर जाती है तो पॉइंट कुछ अंदर मिलेगा मुझे, है ना। r उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, है ना, यहां मिल सकता है। कोई डाइवर्ज करेगी किसी पॉइंट पे तो पॉइंट मेरे को बाहर मिलेगा, r उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। इतना मैं बता चुका हूं। अब ये जो है इसका सेंटर बताओ। सबसे पहले तो पावर सीरीज मुझे दे दी, तो इसमें सेंटर बताऊंगा ना इसका मैं। सेंटर निकलता है z माइनस जेड नोट करके, z माइनस आइटा प्लस 3 है क्या है मेरे पास, पूरे की पावर n, है ना। आइटा -3, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 1, x कोऑर्डिनेट -3 आएगा लेफ्ट साइड, और ये 1, ये यहां कुछ आ जाएगा पॉइंट, यहीं आएगा ना ये, ठीक है। यहां से कन्वर्ज करता है 5 आइटा के ऊपर। 5 आइटा कहां दिखेगा भाई आपको, यहां, ठीक है। 5 आइटा यहां दिखेगा, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक गया, और जो सर्कल बना ना ये, इसके अंदर ये कन्वर्जेंट हो गया ऑटोमेटिकली। आई बात समझ में। इसका डिस्टेंस क्या है, अब ये बताओ सबसे पहले, तो रेडियस निकालोगे तो ये है -3 1, ठीक है, और ये इस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है ना, ये r जो आएगी, अब मेरी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन इक्वल टू इसके बराबर r1, ठीक है। ये समझ में आया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ग्रेटर देन इक्वल टू r1, क्योंकि यहां कन्वर्जेंट दे दिया, इसका मतलब 5 आइटा ये इस सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट है, ठीक है, या अंदर का पॉइंट है या बाउंड्री का पॉइंट है। तो r ग्रेटर देन इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है बताओ, 5 माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 का रूट 5 आ गया ये, ठीक है, 5, और आगे दे दिया भाई डाइवर्जेस एट -3 आएगा, ऐसा कुछ दे दिया ना मुझे। -3 आएटा कहीं ना कहीं यहां होगा नीचे, है ना। और मैं क्या करूंगा अब, -3 1 से लेकर और 0 -3 ये डिस्टेंस नाप लूंगा, यही डिस्टेंस नापूंगा,
अगर मेरे को 3 आयटा से -3 आयटा से और आयटा -3 का डिस्टेंस लेना है तो 1 माइनस, अच्छा ये, हाँ ठीक है भाई, -3 यही आएगा, ऐसा ही होगा ना कुछ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिस्टेंस बताओ क्या आएगा। ये भी 5 है क्या? ये है भाई 6 -3 -0 का स्क्वायर प्लस ये, ठीक है, ये भी 4 का स्क्वायर ही आएगा, -4 हो या 4 हो, ये भी 5 आ गया, तो r इज लेस देन इक्वल टू 5। यहां से मैं क्या बोल दूंगा, r इज इक्वल टू 5, ठीक है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही निकल गई मेरी 1, ये 5, ठीक है। अब चेक क्या करना है मुझे, चेक ये करना है इन पॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है सिस्टम, है ना। तो इसका मतलब मैं अब सब कुछ रब कर देता हूं, क्योंकि रेडियस ही जब मेरी 5 निकल चुकी है, तो ऐसा कुछ मिल गया मुझे कि z0 तो मेरा है ये, z इज इक्वल टू नोट, ये है भाई -3 प्लस आएगा, इससे मैं 5 की दूरी पर चला गया, ये है इसकी r, ठीक है, इतना मिल गया मुझे। अब इस पॉइंट पे डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज करती है, किस पे डिपेंड करेगा, ये इस सर्कल के बाहर बैठा है या अंदर बैठा है, बस इसी पे जो डिपेंड करती है। हाँ। और किस पे डिपेंड अंदर करती ही है। है, ये पॉइंट हाँ। इसके अंदर है, ये कैसे पता चला आपको इसके अंदर है? क्योंकि x की वैल्यू तो -2 है यहाँ पे। हाँ, ये इसके अंदर है भाई, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -2 इसकी और ये 5 तो है, तो ये इससे कुछ बड़ा होता जाएगा, तो यहाँ कुछ हो जाएगा, है ना। ये अप्रोच लगाई है क्या मैंने, है ना। ये बताओ अगर ये समझ में आया तो। अगर ये समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक में चले जाएंगे। मैं तो डिस्टेंस नापूंगा यहां से लेकर यहां तक का, और फिर बताऊंगा डिस्टेंस 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, ठीक है। डिस्टेंस नापो -3 प्लस आयटा से लेकर -2 प्लस 5 आयटा तक का, ये क्या आएगा, ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √17। ये तो भाई 5 से छोटा है ना, ये हमेशा ही, तो इस पे कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। या तो आप ऐसे अप्रोच लगाओ कि -2 यहां होगा और 5 यहां पे कुछ होगा, बस इतना पता लगा लो। या फिर क्या करो, डायरेक्टली लगाओ, और इस पे तो क्या करके, ये तो कन्वर्ज दिस, ये ठीक होने की आशंका है, डाइवर्ज एट दिस, इसको चेक करो। अब 2 -3 आएगा, इसको चेक करो, 2 -3 आएगा, ये आएगा भाई 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा क्या ये, या तो 5 स्क्वायर प्लस -3 -1 4 स्क्वायर ही आएगा ये तो बहुत बड़ा आ गया, है ना। 25 प्लस 16 √71 आ गया क्या ये, तो ये डाइवर्ज करेगा, पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के अंदर। साढ़े 41 आएगा ना यहाँ पे, 71 तो वैसे ही 41 आएगा भाई। ये जून 2012 में आया क्वेश्चन है नेट के अंदर, पार्ट बी। इसमें देखो क्वेश्चन है, द पावर सीरीज
3 माइनस n z माइनस 1 की पावर 2n कन्वर्जेस इफ पहला मोड z लेस देन इक्वल टू 3, मोड z माइनस 1 लेस देन इक्वल टू रूट 3, मोड z लेस देन रूट 3 और मोड z माइनस 1 लेस देन रूट 3। इसमें एक हिंट मिल गया मुझे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस या तो 3 आएगी या रूट 3, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। और जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ 2n है तो 1/2n करोगे, ठीक है, 1/2n करोगे तो रूट 3 आने के चांस है, 3 आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेक ही नहीं किया 1/√3 है या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है 1/√3, तो 3 आ नहीं सकता, तो इसको कैंसिल कर दूंगा मैं। अब बारी सिर्फ इतनी रह गई कि ये जो सेंटर -1 दे रखा है ना मुझे, अब ये बाउंड्री के ऊपर कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इतना सा काम रहेगा ना बस, क्योंकि इसको भी गलत कर दूंगा मैं। सेंटर 0 पे दे दिया, इसके अंदर तो बहुत पॉइंट आ जाएंगे ना बाहर के। इसको अगर मैं विजुअलाइज करूं, एक में तो सेंटर है 0 पे, ठीक है, 0 से √3 ले गया और ऐसे कर दिया, और ये जो दे रखी है इसका सेंटर है 1, √3 यहां होगा कुछ 1 है ना, यहां होगा ना 1। अगर √3 रेडियस ले रखा है मैंने, √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1 से कुछ बड़ी, इसका यहाँ पे है, तो ये तो पक्की बात है कि इसके अंदर ये पॉइंट बाहर के आगे ये दिक्कत करेंगे, तो ये इंटरलोबर कन्वर्जेंस नहीं हो सकता, ठीक है, इतना समझ में आया। यहां आ जाओ, इन दोनों पे बात करो। अब आप किस पे चेक करोगे? सिर्फ बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री के ऊपर जब आप चेक करोगे तो इसका z-1 z0 की जगह 1 आ जाएगा ना, r इंटू e⁻θ, r है मेरे पास √3। पॉइंट्स ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के सभी पॉइंट्स ये आ गए मेरे पास। अब क्या कर सकता हूं मैं? डायरेक्ट ही इसको इसके अंदर पुट कर सकता हूं और चेक कर सकता हूं कि कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है। चलो चेक कर लो। सीरीज है 1/3n इंटू, अब ये है वही z-1, तो √3 ये तो कट जाएगा फिर दोबारा, है ना। ये 1/2 है तो 1/2 इंटू 2 1 आ जाएगा, ये ऐसा ही कुछ आ जाएगा 1/3 की पावर n इंटू 3 की पावर n e की पावर i⁻θ पूरी की पावर 2n, ये आपस में कट गए, ठीक है। अब ये दोबारा अपना वही आ गया, इसको क्या कह दूंगा मैं? नेसेसरी कंडीशन फेल कर रहा है, और बाउंड्री वाला ऑप्शन भी गलत, ये ठीक है। दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर है n इंटू log n इंटू z की पावर n, समीशन e⁻n² इंटू zn विद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू r एंड r रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब r तो इस वाले की है और ये इस वाले की, ठीक है। देन फर्स्ट तो है भाई r 0 है और बड़े वाली r 1 है, दूसरा है r हमारी है 1, ये 0 है, तीसरी और चौथी इसमें r है 1, बड़े वाली r इंफिनिटी, छोटे वाली इंफिनिटी, बड़े वाली 1, ठीक है। अब आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, XYZ कोई भी, और दो वैल्यूज साइमल्टेनियसली पूछ रखी हूं, तो क्या करूंगा मैं? एक ऐसी वैल्यू ढूंढूंगा
जो सभी से डिफरेंट होगी। जैसे कि R0 है यहाँ पे, ये सबसे डिफरेंट है। और किसी में R0 दे रखा है? नहीं दे रखा, ठीक है। और R ये 0 है, ये भी सभी से डिफरेंट है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा एक बार। अगर एक बार R0 आ गया बड़े वाला, तो साइमल्टेनियसली में तो 2 ही ठीक होगा ना मेरा। ये बात आई समझ में? दोनों इकट्ठे पूछ रखे हैं तो दोनों निकालूंगा ही नहीं मैं। या तो ये R0 हो जाए या ये R0 हो जाए, ठीक है, या ये R1 आ जाए या ये R इंफिनिटी। एक ही रेडियस चेक करूंगा मैं, बाकी तो पता चल जाएगा। तो ये वाली रेडियस जब मैं चेक करूंगा तो ये तो इजी है चेक करना। फिर पावर 1/n कर दोगे ना इसकी, तो आप पावर 1/n करोगे, इंफिनिटी पे जाएगा ये। अगर नहीं विजुअलाइज हो रहा तो एक ही पावर इंफिनिटी R होगी 0, ठीक है। तो ये आगे तो सेकंड ठीक हो गया ना। अब बाकी के बारे में क्यों सोचेंगे, स्मार्ट अप्रोच भी लगानी है। क्योंकि ऐसे मामले में नेट वाले क्या करेंगे, एक सीरीज तो देंगे मुश्किल, दूसरी सीरीज दे देंगे इजी, और दूसरी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब इसके पीछे पड़े रहो आप और कुछ करते रहो, इसके अंदर टेस्ट टूस्ट लगाओगे। वैसे तो ये भी मुश्किल नहीं है, आसानी है ना, n+1 वाले लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब ये नेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये भी। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जनरलाइज कर देते हैं, आगे फिर बीच में यूज हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है भाई, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज इस टाइप की दे रखी, P ऑफ n इंटू z की पावर n, और P इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। आगे क्या पूछ रखा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, तीसरा है इंफिनिटी, चौथा है डिपेंड्स ऑन डिग्री, फिर डिग्री पे डिपेंड करेगा। इसमें देखो आप, पॉलिनोमियल ऑफ n है, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। इसको सोल्व करेंगे हम इस टाइप से कि a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस akn की पावर की। सबसे पहले तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये किस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कौन सा टेस्ट लगाना चाहते हो, रूट वाला लगाना चाहते हो क्या रेडियस निकालने के लिए, या रेशियो वाला, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब मुझे ये पता है इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं रेशियो टेस्ट लगाऊं तो बेस्ट रहता है, क्योंकि डोमिनेटिंग पावर से डिवाइड कर देता हूं आखिरी में। फिर ये बात आई समझ में। P ऑफ n ये है, तो P ऑफ n+1 क्या आएगा, सारा k को ग्रेटर देन 2 ले लो भाई, यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। मैंने तो k ली है डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री 0 नहीं ले सकते आप, 1 नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी अंडरस्टूड है बात। ये जनरल ले लिया मैंने। इसके बाद क्या करोगे आप, P ऑफ n+1 निकालोगे, दोनों को फिर डिवाइड करोगे, ऐसा ही कुछ करोगे। ये आएगा, ये सारा सुधा सेम, इसके ये सेम तो नहीं आएगा भाई, a0 प्लस a1 इंटू n+1 प्लस a2 इंटू n+1 का स्क्वायर प्लस a की n+1 की पावर की, ऐसा कुछ आएगा। डिवाइड कर देते हैं इसको, n+1/n, ये आएगा भाई a0 प्लस a1 n+1 प्लस a2 n+1 का स्क्वायर a की n+1 की पावर की डिवाइडेड बाय ठीक है। डिवाइड किससे करोगे आप ये बताओ, n की पावर k से ही डिवाइड कर दूं इसको मैं। n की पावर k से डिवाइड करने पर
ए नोट डिवाइडेड बाय एन रेज टू द पावर के प्लस A1 इंटू 1 बाय एन की पावर के माइनस 1। ठीक है, के ना तो 0 है, ठीक है, ना ही 1 है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नीचे आएगी क्वांटिटी। ऐसा नहीं होगा कि ये नेगेटिव आगे ऊपर चली गई। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्लस ऐसा ही करता जाऊंगा मैं, लास्ट में आएगा ए की पावर के इंटू एन बाय एन ही आएगा फिर यहाँ पे, तो भाई इसको स्केल कर दो। एन की पावर के से किया ना डिवाइड, 1 + 1 बाय n की पावर के। एन की पावर के से डिवाइड किया है, तो इसका भी कुछ इस टाइप से आएगा। इसमें कर देता हूँ 1 बाय एन की पावर के एन प्लस 1, बाद में देखते हैं। यहाँ पे एन की पावर 1, यहाँ पे आएगा 1 + 1 बाय एन पूरे की पावर के। डिवाइड में तो वही तो नॉर्मल तरीके से चल रहा है, तो ए के बाय, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा मेरे पास। ये समझ में आया तो बताओ। ठीक है, अब k/2 हो जाएगा ये। अगर मैं इसको अंदर भेजना चाहूंगा तो k/2 होके अंदर जाएगा क्या ये, n की पावर k/2, क्योंकि मुझे ये पता है स्क्वायर के अंदर जब मैं भेजता हूं, अगर यहाँ पे 4 होता, 4 को मैं स्क्वायर के अंदर भेजना चाहता तो 2 जाता अंदर, है ना, पावर को डिवाइड कर देते 2 से, k/2 हो जाएगा, अंदर जाएगा, तो इतना ही कुछ हो जाएगा बस। ठीक है, अब ये जाता भी रहेगा तो भी एक कॉमन सेंस की बात क्या है, आप इनको ओपन कर सकते हो सभी को, बायनोमियल थ्योरम लगा के भी ओपन कर सकते हो। इसका 2, 3, 4 तक तो मुझे फॉर्मूला पता है तो भी ओपन कर सकता हूँ। बायनोमियल थ्योरम तो पता है ना मुझे, NC-K और फिर ऐसे करके। बायनोमियल थ्योरम लगा के भी अगर आप ओपन करोगे, इसकी पावर जा रही है k-1 तक। k वाली का तो हिसाब कर ही दिया मैंने, k-1 तक जा रही है। कितनी बायनोमियल थ्योरम लगा लो, n की फालतू से फालतू पावर k-1 आएगी। ये बताइए समझ में। आप इसमें बायनोमियल थ्योरम जब लगाओगे, फालतू से फालतू पावर 2 आएगी n की, क्यूब वाली में ज्यादा से ज्यादा पावर 3 आएगी, k वाली में ज्यादा से ज्यादा पावर k आएगी, उसका हिसाब हो गया। n की पावर k, ये k-1 होगा जब यहाँ पे n + 1 की पावर k-1, फालतू से फालतू पावर n की k-1 आ सकती है, k-1 से बड़ी आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये बात आई समझ में। सभी को 0 बनाते जाएगा ये, नीचे वाला जो है k-1 से तो बड़ा ही है ये, इन्फिनिटी पे जब जाएंगे नीचे वालों को तो 0 बना ही देगा, वो तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इनको सभी को 0 बना देगा। ऊपर बच जाएगा सिर्फ क्या, अब मैं लिमिट करूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे भी लिमिट करूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां भी। ऊपर वाले को ये 0 0 0 0 बनाता जाएगा, आखिरी में 0 + 0 0 प्लस a की पावर a के 1 + 0 पूरे की पावर k डिवाइडेड में a के। ऐसा कुछ आएगा क्या, 1 की पावर k बनाएगा। ठीक है, एक से एक कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब डिग्री पे कुछ भी डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डिग्री तो जो भी आएगी n की पावर उसको उसके ऊपर करेंगे। डिग्री 3 है तो n³ से डिवाइड कर दूंगा मैं, डिग्री 5 है तो n की पावर 5 से डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा। हमेशा ही डिपेंडेंट ऑन डिग्री को गलत कर देंगे, ये गलत, ये भी गलत। ठीक है, नोट करो, ये समझ में आया, ना समझ में आया तो कुछ इसके बारे में।
ये आ गया समझ में? जी। इसमें क्या करोगे आप, बायनोमियल थ्योरम लगा लेना, फालतू से फालतू डिग्री क्या आती है उसमें, n-0 कर देते हैं बस हम, जो भी k-0 2-0, तो बाय में जो n की पावर k है सभी को 0 बना देगी, ठीक है। नेट 2014 में क्वेश्चन आया, ये देखो इसमें है इफ an z की पावर n बी कन्वर्जेंट सीरीज एट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an प्लस 1 बाय an, ठीक है, सच दैट ये आर आ गया। इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दे दिया ना मुझे, एक ही बात है, तो बस ये आर लिखा है ना, जो यहां कुछ गड़बड़ है, इस आर को देखते ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं मानूंगा मैं, क्यों नहीं मानूंगा, 1/r मानूंगा ना, इतनी सी दिक्कत है बस इसमें, ठीक है। लेट Pn बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री d then ROC of P of n into an z की पावर n is, पहला ऑप्शन है R, दूसरा है R इनवर्स, तीसरा है R इंटू डी, डी क्या है, ये डिग्री है ना, चौथा है R प्लस डी, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, अलग अलग साल के अंदर 2 साल के इंटरवल में पूछा गया ये क्वेश्चन, लेकिन चीज क्या कर रखी है, वो सेम ही कंसेप्ट यूज कर रखा है। सेम कंसेप्ट क्या यूज कर रखा है, इस वाले की तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दे दी 1/r, और Pn की साथ में जुड़ा हुआ है बस ये, इसकी मैंने निकाल ली 1 इंटू 1/r ही तो आएगी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये बात समझ में आई? अगर ये निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, वो पूरा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा यहाँ पे, साथ ही साथ इसकी निकाली, इसकी तो दे रखी है। ऐसा क्यों कर सकता हूं मैं, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट मुझे क्या बताती है, अगर लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी an bn है, तो उसको मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn लिख सकता हूं। जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। इसका आंसर 1/n पिछले क्वेश्चन में कर लिया, 1 आएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर आ गया 1/r दे दिया, और काम चल गया मेरा, r इनवर्स आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये आ गया दूसरा ठीक, ये गलत। डिग्री पे कुछ डिपेंड नहीं हो रहा, कभी सोचो कि डिग्री पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि पहला ख्याल तो यही आएगा ना, सारे पॉलिनोमियल अलग होते हैं, लेकिन डिग्री पे कुछ भी डिपेंड नहीं है यहाँ पे। पावर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लिखो, घर से ही करके लाना है आपको, किया हुआ क्वेश्चन है, रहने दे तो भाई, √2 वाला ही है, कर लिया है क्वेश्चन तो हमने। अब जैसे रियल का किया था ना नोमेनक्लेचर हमने, इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, वैसे यहां कॉम्प्लेक्स का करेंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, ओपन सेट की जगह ओपन बॉल आ जाएगी, ठीक है। और उस ओपन बॉल को मैं कैसे कहूंगा, यहां पर है कोई सेंटर z0, ठीक है। प्लेन को लिखूं ना लिखूं कोई चक्कर नहीं है, सेंटर z0 मान लो बस आप, कोई सेंटर है z0। उसके बाद अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूं सारे, एक ओपन इंटरवल के जैसा ही मान लेंगे ना इसको, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रखे, ओपन बॉल इस टाइप की दिखेगी मुझे, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा मैं, b z0 r,
ठीक है, z नॉट सेंटर है, r रेडियस है इसका, इज इक्वल टू ये आएगी वही इस टाइप से z माइनस z नॉट इज थीटा वाली छोड़ दो, डायरेक्ट ही ऐसे लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना अब मैं इसको, इसी का है ये। ओपन बॉल इस टाइप की दिखेगी मुझे। दूसरी बात, अब ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ये जो बॉल है मेरी, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा, z नोट मान लिया, ये इसका रेडियस है, ठीक है, r मान लिया। अंदर के पॉइंट तो क्या होंगे इसके इंटीरियर पॉइंट्स, सेम टू सेम जैसे रियल में करते थे हम। बाहर के क्या होंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट की क्या डेफिनेशन थी कि नेबरहुड डिसजॉइंट होना चाहिए इसके साथ, ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखेंगे हम। इसमें क्या है, अब इसके अंदर के जितने भी पॉइंट है, कोई भी नेबरहुड दे उसका नेबरहुड तो इसके अंदर ही आएगा ना, जब भी इसको ओपन बोल रहा हूं मैं, ओपन सेट भी यही था। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और ये बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे फिर मेरी। सभी डेफिनेशंस आप वहीं से ही कोरिलेट कर लेना। ओपन बॉल के बाद आती है क्लोज्ड बॉल। क्लोज्ड बॉल क्या होगी, बी z नोट r, इसको ऐसे डिनोट कर दो या फिर सेट के अंदर बता दो, एक ही बात है। z सच दैट z माइनस z नोट लेस देन इक्वल टू r, ये बनेगी। बाउंड्री भी कंसीडर कर ली इसके अंदर और अंदर के आगे पॉइंट, ठीक है। क्लोज्ड सेट की क्या डेफिनेशन बताई थी भाई मैंने, क्लोज्ड सेट बताओ क्या होता है। कोई भी सेट है उसको क्लोज कब बोलता हूं मैं, जब उसका डेराइव्ड सेट फाई भी आ जाए, उसका सबसेट आ जाए। मेन बात तो उसका सबसेट आना है ना, फाई तो बाद की बात है, फाई आ गया तो आए नहीं कुछ, ऐसा कुछ हो गया ना। अब उसका लिमिट पॉइंट का सेट उसका सबसेट आ जाएगा तो उसको मैं क्लोज्ड बोल दूंगा। इसके अंदर लिमिट पॉइंट क्या थे, बाहर के लिमिट पॉइंट आ गए ना। अब इसके अंदर क्या था, लिमिट पॉइंट बाउंड्री तो था लेकिन इसके अंदर नहीं था, वो तो ओपन था ये, ठीक है। और नेबरहुड के बारे में बता चुके हैं ना अब हम, ठीक है। नेबरहुड का मतलब ये कोई पॉइंट है, इसके आसपास का नेबरहुड। सेम टू सेम जो सेवरल वेरिएबल में जो नेबरहुड था वही इसका ये नेबरहुड होगा। सेवरल वेरिएबल की तरह ही चल रहा है, दो वेरिएबल का कोई फंक्शन ही तो है ये। अगर डोमेन देखूंगा, इसकी डोमेन दो वेरिएबल पे रिप्रेजेंट हो रही है हर बार, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लोज्ड सेट का आपको पता है, ये मिटा दूं। इसके अंदर भी सेम ही काम होगा, क्लोज्ड सेट। ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस ए डैश सबसेट ऑफ ए एंड बाउंड्री ऑफ ए, ऐसा बोल दूंगा, ठीक है। बाउंड्री इंक्लूड हो रही है तो और बोल दो, वैसे दोनों एक ही बात है। और लिमिट पॉइंट का क्या है भाई, लिमिट पॉइंट में वही आएगा सेम, एवरी पॉइंट ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ z नोट कंसिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है, ऑफ द सेट। ऐसा ही कुछ आएगा ना। लिमिट पॉइंट का भी लिख लो। लिमिट पॉइंट में लिखो लेट ए सबसेट ऑफ सी, देन z नोट इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट of A if every neighborhood of Z node consists infinite points of A, ठीक है। Z के नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए A के। आई बात समझ में। बाउंड्री का पॉइंट होगा तो भी नेबरहुड के लेफ्ट साइड क्या जाएंगे इनफाइनाइट पॉइंट,
ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट के बारे में भी मैं जानता हूं ना। एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है वो बताओ। खुद को छोड़ के बाकी इनफाइनाइट पॉइंट ही कंटेंट, मतलब खुद को कम से कम कंटेंट करेगा वो। जो खुद तो आता ही आता हो, बाकी किसी का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। इनफाइनाइट करे ना करे कोई मतलब नहीं है, खुद बैठा है बस वहां पे। ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन डैश। ठीक है। ये डेराइव्ड पॉइंट है, ये एडहेरेंट पॉइंट, सारे ये हो जाएंगे। और यहां पे मैं लिख दूंगा एवरी लिमिट पॉइंट इज एडहेरेंट पॉइंट, बट एवरी एडहेरेंट पॉइंट नीड नॉट बी लिमिट पॉइंट। ये करवाई हुई बात है ना ये भी। क्लोजर ऑफ ए, क्लोजर की लिखो आप जो डेफिनेशन है। डेफिनेशन नहीं तो सिर्फ इसको बता दो निकालेंगे कैसे। ठीक है, सेट के हिसाब से। और क्या है, ए नोट इज इक्वल टू इंटीरियर। सेट खुद के साथ उसके साथ लिमिट पॉइंट कंटेंट। क्लोजर में क्या करोगे, ए यूनियन ए डैश, बस इतना करोगे आप। ठीक है। क्लोजर तो यही होता है ना पॉइंट का, बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट तो इसके नेबरहुड के सेट के अंदर हैं, कुछ क्या है सेट के बाहर है। इसका मतलब अगर बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन लिखना भी चाहोगे आप, z नोट इज बाउंड्री पॉइंट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ z नोट हैव some points of some members, लिख लो, of a। ठीक है, of a लिख लो भाई, ये भी किसी ना किसी का तो पता होगा, सेट ए है ना। एंड some members of a complement। कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख देते हैं, है ना, वो डिराइव्ड सेट के लिए था। ए के कुछ मेंबर कुछ कॉम्प्लीमेंट के मेंबर, ऐसा ही कुछ होगा। ये मेरी गोल है और जेड नॉट बाउंड्री पे है, इसका कोई नेबरहुड दिया, बाहर वाले तो बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट में, अंदर वाले बिलोंग कर रहे हैं ए के अंदर। ठीक है। और बाउंड्री पॉइंट को अगर आप लिखना भी चाहोगे तो कैसे लिखोगे, बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू, ए में से क्या घटा दूं, बस मैं इंटीरियर पॉइंट घटा दूं सारे। ठीक है, ये बात आई समझ में, इंटीरियर पॉइंट घटा देता हूं सारे, बाउंड्री पॉइंट आ जाएंगे। एक्सटीरियर भी तो छोड़ना पड़ेगा। एक्सटीरियर तो पहले ही छोड़ दिए, लिए ही नहीं एक्सटीरियर, तो लिए कहां पे, ए माइनस ए नोट, इसका मतलब है ए के पॉइंट, ए के पॉइंट के अंदर से इंटीरियर घटा दो, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे ना हम, एक्सटीरियर की क्यों बात करेंगे आप। और क्या पता है मुझे, बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट भी पता है आपको, a set A is subset of C is said to be bounded set if there exist R greater than 0 such that A is subset of B Z not R। ये क्लोज आ जाएगा ना, अगर बाउंडेड बताना चाहता हूँ।
और mod z such that z belong to A is bounded। ठीक है, यहां पे क्या करोगे आप, कोई भी क्लोज्ड बॉल ले ली मैंने, उसका कोई भी सबसेट उठाओगे वो बाउंडेड ही आएगा। ठीक है, क्लोज्ड बॉल के अंदर उसका सबसेट कोई और दूसरी बॉल उठाओगे वो बाउंडेड आएगी। या फिर इस तरीके से बोल दो कि मोड z है, z बिलोंग टू A, ये पूरा सेट बाउंडेड आ जाएगी। मोड z की वैल्यू ही नहीं जा सकती कहीं पे, तो बाउंडेड हो जाएगा सेट भी। ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं पूरे सभी बाउंडेड, उनकी वैल्यू ही बाउंडेड दे दी कि भाई इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही नहीं सकता इस सेट के अंदर। ठीक है, इससे छोटा कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता इस सेट के अंदर। कॉम्पैक्ट के बारे में क्या बोलोगे आप, सिर्फ इतना बोलेंगे क्लोज्ड प्लस बाउंडेड इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये चीजें थी पुरानी हमारी जो कर रखे थे हमने। नई चीज क्या आएगी वो है डोमेन। ठीक है, ये रफ कर दो ये है कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स की शुरुआत यहां से होगी। पहले की चीजें थी इंटीरियर एक्सटीरियर, वे हम रिलेट कर सकते थे। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, एक ऐसा सेट जो ओपन हो प्लस, पहले तो नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी प्लस ओपन प्लस कनेक्टेड। ठीक है, जो भी सेट ऐसे होंगे उन्हें मैं डोमेन बोल दूंगा। ठीक है, इफ ए इज सबसेट ऑफ सी एंड ए इज देन बोल देता हूं देन ए इज सेड टू बी ए डोमेन इफ इट इज नॉन एम्प्टी and open and connected। कनेक्टेड के बारे में भी क्या करेंगे, सेम काम है कनेक्टेड का भी। अगर उसको कुछ कोई पॉइंट सेट है, उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर जोड़ रखे तो वो कनेक्टेड है। अगर गैप है तो वो कनेक्टेड नहीं है, गैप नहीं है तो वो कनेक्टेड है। ऐसा ही कुछ काम है ना। तो अब अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि ये सर्कल बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं, अंदर के पॉइंट्स भी हैं, और ये सर्कल बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, अंदर के पॉइंट्स हैं। इनके अंदर से डोमेन कौन सा होगा ये बताओ? ये वाला है। कौन सा? फर्स्ट वाला कैसे डोमेन होगा? फर्स्ट वाला तो क्लोज है। हाँ, फिर ओपन तो वो है। अच्छा हाँ, कनेक्ट। ये है क्लोज्ड, ठीक है, नॉट डोमेन। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी भी है, कनेक्टेड भी है, ओपन भी है। ये डोमेन हो जाएगा अब। हाँ। ये डोमेन होगा मेरा। ठीक है, ठीक है। नॉन एम्प्टी प्लस ओपन प्लस कनेक्टेड। आगे कुछ बात करते हैं। इस टाइप का कोई सेट है, बाउंड्री भी इंक्लूडेड है, अंदर भी इंक्लूडेड है। आगे अगर इस टाइप का कोई सेट है, इस टाइप का कोई सेट है, तो ये क्या है? क्लोज्ड है ना। ये भी हाँ। ये भी डोमेन नहीं है, क्लोज्ड है, डोमेन नहीं है। ये है भाई, ये भी क्लोज्ड है। क्लोज्ड ना तो इसको क्लोज बोल सकते हैं आप, ना इसको ओपन बोल सकते हो, है ना। क्योंकि ये तो पॉइंट आ गए, लिमिट पॉइंट, ये अंदर के लिमिट पॉइंट तो आए नहीं। तो ये डोमेन ये भी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, ये क्या है मेरा? ओपन भी है, नॉन एम्प्टी भी है, कनेक्टेड भी है। ये डोमेन बन जाएगा। ठीक है,
नोट ओपन लिखो, यहां पे भी नोट ओपन। अब ये लाइन बताओ डोमेन है या नहीं है, इस ये बताओ दोनों। ठीक है, ये लाइन जो है ये ओपन है क्या, लाइन क्लोज है, तो हाँ लाइन के लिमिट पॉइंट सारे इसके ऊपर होते हैं और ये क्लोज आ जाएगी, डोमेन नहीं है ये। ठीक है, वैसे भी देखना चाहोगे तो ओपन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीरियर पॉइंट का जो नेबरहुड होता है वो सेट के अंदर आना चाहिए। ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, आसपास का नेबरहुड सारा गायब हो गया इसका तो। ठीक है, ये भी डोमेन नहीं है। ये क्या है भाई, अब ये नॉन एम्प्टी तो है सेट मेरा और ओपन भी है लेकिन कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी डोमेन नहीं होगा। ओपन ठीक है, नॉट कनेक्टेड, तो डोमेन नॉट डोमेन। ठीक है, डोमेन को रफ नहीं कर रहा मैं, एक बार इसको रफ कर दूं एग्जांपल्स को। ठीक है, डोमेन के बाद बारी आती है रीजन की। अब रीजन किस टाइप का दिखेगा मुझे, रीजन में जरूरी नहीं है कि सभी लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता हो सेट। आई बात समझ में, लिमिट पॉइंट्स नहीं, जैसे सभी बाउंड्री पॉइंट, इसमें तो क्या था कि बाउंड्री का कोई भी पॉइंट लिया नहीं मैंने। ठीक है, इसमें बाउंड्री के सभी पॉइंट ले लिए तो ये क्लोज हो गया। रीजन जब मैं करूंगा तो कुछ बाउंड्री के पॉइंट्स तो ले लूंगा और कुछ छोड़ दूंगा। आई बात समझ में, जैसे कि आप रीजन का सबसे पहले तो रीजन की डेफिनेशन लिखो। रीजन क्या है मेरा, ए डोमेन विद, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, सम और ऑल बाउंड्री पॉइंट्स। ठीक है, या फिर लिमिट पॉइंट बोल दो, ऑल बाउंड्री पॉइंट इज नोन एज रीजन। अब ये क्या बोल रहा है इसमें, ए डोमेन विद सम और ऑल बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, इज नोन एज रीजन। कोई भी बाउंड्री पॉइंट ना हो, इसमें नन और लिख दो भाई, एक सम कोमा नन। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट आई ही आई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, रीजन किसी को कब बोलेंगे हम, ये पहली बात तो है कि कोई डोमेन लिया मैंने, उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ बाउंड्री पॉइंट ऐड कर दिए। ये बात आ रही है समझ में, कोई भी डोमेन उठाया, कुछ बाउंड्री पॉइंट ऐड कर दिए तो वो रीजन बन जाएगा। ठीक है, कोई डोमेन उठाया, सभी बाउंड्री पॉइंट उसके अंदर ऐड कर दिए तो भी वो एक रीजन बन जाएगा। अच्छा हाँ, इसके एक भी वो बाउंड्री पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये भी रीजन ही है, तो भी रीजन है। ठीक है, अब इसका मतलब कोई भी डोमेन, उसके अंदर या तो उसके कुछ बाउंड्री पॉइंट आ जाए या आए ही ना, या सभी बाउंड्री पॉइंट आ जाए, उसको रीजन बोल दूंगा मैं। तो ये रीजन है या डोमेन है, क्या ये, इसको डोमेन नहीं बोल सकता ना मैं, रीजन बोल सकता हूँ। इसमें सभी बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो गए। इसका मतलब आप ये बताओ मुझे, अगर मुझे इस टाइप का कोई सेट दे रखा है और इसके बारे में बताना है भाई ये डोमेन है या रीजन है या क्या है, तो ये डोमेन नहीं होगा ना। कुछ बाउंड्री पॉइंट ले लिए, रीजन बट नॉट डोमेन। ये बताओ, ये रीजन है ना, बट नॉट डोमेन। पर सर डेफिनेशन तो बोलते पहले डोमेन हो और साथ में बाउंड्री पॉइंट कंटेन कर, ए डोमेन विद। हाँ, तो उस केस में डोमेन तो है ही, डेफिनेशन में बोला हमने एक डोमेन
फिर उसमें सम बाउंड्री पॉइंट। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम डेफिनेशन को लगाते किस तरीके से हैं। जैसे मैं इसमें अगर डेफिनेशन लगाने की कोशिश करूं, इसको क्या बोलूंगा मैं, एक डोमेन था मेरे पास, ये डोमेन है या नहीं, पहले तो ये बताओ भाई। ये डोमेन है, ये डोमेन मैंने क्या किया, इसके अंदर इसके कुछ बाउंड्री पॉइंट ऐड कर दिए। ठीक है, डोमेन के अंदर बाउंड्री पॉइंट ऐड किए, मुझे रीजन मिल गया। ये डायरेक्ट देखो तो भी ये वही है। ठीक है, ऐसे पता लगा सकते हो आप। दूसरी बात क्या है, अगर आप डेफिनेशन लगाना भी चाहते हो तो आप ये चेक करो कि मैं इसके कुछ पॉइंट्स इससे ले लूं तो ये डोमेन बन जाएगा। ये चेक करोगे ना आप, इसके कुछ पॉइंट्स मैं इससे ले लूं तो ये डोमेन बन जाएगा। इसके सिर्फ ये बाउंड्री के पॉइंट इससे ले लूं तो डोमेन बन जाएगा ना ये। तो इसको रीजन कहने के लायक है हम। ठीक है, इसकी बाउंड्री इससे ले लूं तो ये डोमेन बन जाएगा मेरा। इसकी बाउंड्री लेते ही ओपन प्लस कनेक्टेड हो जाएगा, नॉन एम्प्टी है ये। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करोगे, कोई सेट है, इसके बाउंड्री पॉइंट्स सभी से ले लूं मैं तो डोमेन है या नहीं है। अगर सभी बाउंड्री पॉइंट्स लेने के बाद वो डोमेन रहता है तो उसको रीजन बोल सकता हूं मैं, नहीं तो रीजन नहीं बोल सकता। ठीक है, जैसे कि अब ये आया ना, ये जो लाइन थी मेरी, ये तो छोड़ो, इंटीरियर पॉइंट है ना ये। कॉम्प्लेक्स प्लेन पूरी उठा लूं मैं तो वो क्या होगी, डोमेन होगी। कनेक्टेड है, ओपन भी है, ठीक है, तो वो डोमेन होगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन में से 0 घटा दूं, पंक्चर्ड प्लेन ले लूं, पंक्चर्ड प्लेन के बारे में आप क्या कहोगे? पंक्चर्ड प्लेन डोमेन नहीं होगी। पंक्चर्ड प्लेन में ये ऐसा कुछ होगा ना भाई, ये प्लेन है, यहां पंक्चर कर दिया, ये तो ये मिल लिया नहीं मैंने, तो बाकी सारा प्लेन ले लिया, तो सारे इसका जो नेबरहुड है ये खुद ही नहीं आया उसके अंदर, तो नेबरहुड का क्या चक्कर है? ओरिजिन का नेबरहुड, ओरिजिन का नेबरहुड दोगे आप, ओरिजिन खुद ही नहीं आएगा सेट के अंदर। ठीक है, पूरा नेबरहुड सेट के अंदर आना चाहिए ना ओपन बनाने के लिए। तो सी तो क्या हो जाएगा मेरा, डोमेन भी है और रीजन भी है। ठीक है, सी स्टार डोमेन नहीं है, रीजन है। ठीक है, और एक बात और लिखो, डोमेन इंप्लाइज रीजन बट रीजन डज नॉट इंप्लाई डोमेन। अब मिटा दे भाई, ये उल्टा नहीं होगा, रीजन इंप्लाई डोमेन। एक बार रुकिए, रीजन इंप्लाई डोमेन का क्या मतलब होता है? अगर रीजन है तो डोमेन, अगर रीजन है तो डोमेन होगा। ये रीजन है, डोमेन तो नहीं है। ये कैसे इंप्लाई कर रहा है? अच्छा ठीक है, हाँ समझ आ ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो, ए कोई सेट है मेरे पास, इस टाइप के नंबर ले रखे हैं कि आर्ग्यूमेंट π/2, 0 से लेकर π/2 के बीच में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है इसका। देन ए इज, पहली बात तो है भाई ये ओपन, दूसरी बात है बाउंडेड, क्लोज्ड, बाउंडेड, कॉम्पैक्ट, पांचवा है डोमेन, छठा है रीजन। ठीक है, सब कुछ बताओ इसके बारे में। पहले तो ये बताओ कि क्या सेट लिया है मैंने यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट क्या होता है?
आर्ग्यूमेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो वेक्टर आ रहा है मेरा, जो एंगल बनाता हो, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ π/2 एंगल कौन बनाएगा भाई? ऐसे पॉइंट बनाएंगे जो इस पूरी प्लेन के अंदर होंगे, ऐसे पॉइंट होंगे ना जो इस पूरी प्लेन के अंदर होंगे। और बाउंड्री इंक्लूड है क्या इसमें? बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? इसके बारे में बताओ, ये बाउंडेड है क्या? किस एंगल से बाउंडेड है? ये अनबाउंडेड है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट भी नहीं है, कॉम्पैक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। डोमेन है ये ओपन है सर, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। ओपन है क्योंकि ये बाउंड्री तो कंटेन नहीं है इसकी, कनेक्टेड है। इस जिस एरिया जो दे रखा जो दे रखा है ये तो कनेक्टेड आपस में, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये बताओ, जो दे रखा है ये एरिया, ये कनेक्टेड नहीं है क्या आपस में? तो ओपन प्लस कनेक्टेड प्लस नॉन एम्प्टी, तो डोमेन तो है ही। डोमेन है तो रीजन तो है ही है, डोमेन है तो डोमेन इंप्लाई करता है रीजन। ओपन क्लोज, क्लोज तो किसी एंगल से नहीं होगा क्योंकि ये लिमिट पॉइंट से इसके बाउंड्री पॉइंट्स मान लो, लिमिट पॉइंट मान लो, गायब कर दिए ना ये तो, ठीक है। ऐसे आप चेक कर लोगे, अब सारे देखोगे तो। ऐसे ही आप किसके बारे में सोचो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर क्या था ये मेरा 46, क्वेश्चन 47, मोड z लेस देन 1, क्वेश्चन 48, मोड z ग्रेटर देन 1, क्वेश्चन 49, मोड z -1 लेस देन इक्वल टू 1। इनके बारे में सोचो, क्या सोचोगे आप इनके बारे में? सर्कल के अंदर का हिस्सा सेंटर 0 पे है, रेडियस 1 है, अंदर का सारा हिस्सा ले लिया, बाउंड्री छोड़ दी, तो ये ओपन होगा। इसके बारे में बताऊंगा मैं, ओपन होगा ये, ठीक है। और क्या होगा? कनेक्टेड होगा क्या? ये कनेक्टेड होगा तो डोमेन भी होगा, रीजन भी होगा, कॉम्पैक्ट होगा ये, नो सर, नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये इस टाइप का है ना कुछ, इसका डायग्राम बनाओगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेंटर रेडियस 1 ये बन गया, अंदर का हिस्सा बाउंड्री छोड़ दी, ठीक है। ओपन कनेक्टेड डोमेन, ये बताओ सेम कहां है? ये अलग है, ये तो बाहर का हिस्सा ले लिया ना। ओपन भी होगा, कनेक्टेड भी होगा, डोमेन भी होगा, रीजन भी होगा, ठीक है। सेम आएगा सब कुछ। ये तो इसके अंदर तो ये इसका भी सेम आएगा, सेम आएगा, फिगर सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो z -1 लेस देन इक्वल टू 1, इसमें बस क्या है, सेंटर शिफ्ट कर दिया मैंने, बाकी तो, और बाउंड्री ऐड कर दी वही इसके अंदर। ये आएगा क्लोज्ड, बाउंडेड भी है तो कॉम्पैक्ट भी आ जाएगा, बाउंडेड भी है ही है, रीजन है क्या? ये रीजन बन जाएगा, डोमेन नहीं बनेगा, ठीक है। इसको विजुअलाइज करो आप, z -1 का मतलब x का कोऑर्डिनेट 1, y का 0, वो कहां होगा भाई? यहां होगा। इसकी रेडियस 1, बाउंड्री भी इंक्लूड, अंदर का भी इंक्लूड, ठीक है। इसकी बाउंड्री इससे छीन लूं मैं तो ये डोमेन है, है ना? हाँ डोमेन। इसकी बाउंड्री इससे छीन लूं तो डोमेन है, इसका मतलब ये रीजन है। आई बात समझ में? रीजन लिख दिया, क्लोज्ड है, बाउंड्री इंक्लूडेड है, कॉम्पैक्ट बाउंडेड भी तो है, ठीक है। तो आगे कल करेंगे बाकी, ठीक है।